हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। जैसे कि आप लोग के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी पास में आ रहे होंगे, थोड़ा आपको डर लग रहा होगा कैसे क्या होगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में कि आखिर पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। और इस चैप्टर में मैंने बोला था कि हम लोग 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पहली केस स्टडी हमारे सामने आएगी बेल्जियम की, और सेकंड केस स्टडी हमारे सामने आएगी श्रीलंका की, ठीक है। तो पहली केस स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम की बात करते हैं। यहाँ पर बेल्जियम क्या है बच्चों? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, हमारे देश के हरियाणा से भी एरिया में छोटा, ठीक है। तो ये है हमारा बेल्जियम, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। और ये कंट्री 4 कंट्रीज के साथ क्या करती है? बॉर्डर शेयर करती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में ज्यादातर बनता है, ठीक है, कि बेल्जियम जो है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, ट्रिक ध्यान में रखेंगे और कंट्रीज का नाम मैं आपको बताता हूँ, आराम से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो बेल्जियम जो 4 मेन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। कौन कौन सी? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। याद करने की ट्रिक क्या है? फिर गुड़ नहीं लाना। कोई गेस्ट है आपके यहाँ बार बार आ रहा है और सामान लेके क्या आ जा रहा है? गुड़ लेके चला आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, आप क्या बोल रहे हो उससे? फिर गुड़ नहीं लाना। फिर का मतलब फ्रांस, गुड़ का मतलब जर्मनी, नहीं का मतलब नीदरलैंड एंड लाना मतलब लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो बेल्जियम 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस ट्रिक से क्या होगा? इससे आपको हमेशा याद रहेगा और एमसीक्यू अगर आपके बोर्ड में आ जाता है तो आप आराम से आंसर कर लोगे। ये है यहाँ पर बेल्जियम जिससे बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए बेसिकली यहाँ की हम लोग बात करने वाले हैं एथनिक कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कौन से कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, बेसिकली इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसको भी एक आसान सी ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप? फिर देखो वो फ्रांस गया। फिर देखो वो फ्रांस गया। आपका कोई दोस्त है उसको फ्रांस जाना बहुत पसंद है, सिंपल सी बात है। तो क्या बोल रहे आप? फिर देखो वो फ्रांस गया, फिर से चला गया फ्रांस। तो फिर देखो का मतलब क्या है? तो लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? डच यहाँ पर। और रीजन कौन सा होगा? फ्लेमिश। या फिर रीजन पहले आप रख लो, रीजन होगा हमारा फ्लेमिश और लैंग्वेज है हमारी डच, जो कि 59% लोग बोलते हैं, ठीक। सेकंड क्या है यहाँ पर? सेकंड लैंग्वेज जो मेजर लैंग्वेज है वो है हमारी फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो कहां पर है? वेलोनिया में। कितने परसेंट है? 40% है। और बाकी जो रिमेनिंग 1% लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन। इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई, फिर देखो वो फ्रांस गया। फिर देखो, फिर का मतलब आपका क्या हो गया? फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग 59% है। फिर देखो वो मतलब वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, कितने परसेंट है? 40% है। और गया मतलब सीधा जर्मनी, 1% लोग जो है जर्मनी बोलते हैं। अब इस ब्रुसेल्स, आपकी जो बेल्जियम कंट्री है इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। और ब्रुसेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हमको देखने को मिलता है। ब्रुसेल्स में क्या है कि आपके जो डच स्पीकिंग आप देख रहे हो पूरे बेल्जियम में ज्यादा मात्रा में है, लेकिन यही लोग जो है आपके ब्रुसेल्स में कम है। तो ब्रुसेल्स की कंपोजिशन क्या है कि ब्रुसेल्स में आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 80% और डच बोलने वाले हैं 20% लोग, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे ध्यान में रखना है? एफडी, बैंक में हम लोग क्या कराते हैं? एफडी, यानी कि फ्रांस को पहले रखना आपको और डच को बाद में रखना है, फ्रेंच और डच। तो ब्रुसेल्स में बोलते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 80% और डच बोलने वाले हैं 20%, ठीक है। ये थी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में कि इन दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में टेंशन अराइज होती है। 1960 से 70s का टाइम पीरियड आता है जिसमें जो है इन दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में टेंशन अराइज हो जाती है, कई चीजों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, है ना, एडुकेशन को लेकर, कई सारी चीजों को लेकर। बेसिकली यहाँ पर एडुकेशन, डेवलपमेंट, इन सब चीजों का अधिकार डच वालों को थोड़ा सा बाद में मिला है। जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन वो पावरफुल थी, सक्सेसफुल थी, रिच थी, ठीक है, ये चीज देखने को मिली। लेकिन यहाँ बेल्जियम में होता क्या है? यहाँ पर ये लोगों के बीच में जो टेंशन होती है इसका जो एक परिणाम है, इन लोग सिविल वॉर के रूप में नहीं लाएंगे। इन लोग क्या करते हैं? बैठ के बात करेंगे, ठीक है, और बैठ के बात करेंगे ताकि सही से चीजें हो सकें। इसी को हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल आखिर। देखिए एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये आपका 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक।
बेल्जियम में लोगों ने पहचाना कि हमारे क्या क्या है, कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज को लेकर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर इन्होंने कोई आपस में विवाद नहीं किया, इसको लेकर इन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, ठीक है, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, ताकि एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जा सके कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा इनोवेटिव भी था ये बेल्जियम मॉडल, जैसा और कोई कंट्री में देखने को हमें नहीं मिलता। तो देखिए इन्होंने आखिर क्या किया, ये टोटल आपका 4 स्टेप्स में है। तो पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले इन लोगों ने बनाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपके नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही क्या होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। समझ में आई बात, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले जो होंगे लोग इलेक्ट होंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, और जो डच बोलने वाले इलेक्ट होंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, उनकी संख्या बराबर होगी। और कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे अगर कानून बनेगा तो कोई भी एक कम्युनिटी वाला जो होगा वो उसमें क्या कर सकता है, अकेले उसको पास नहीं करा सकता, उसके लिए मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी दोनों कम्युनिटीज से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारे सामने ये देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पर एक और गवर्नमेंट होगी जिसको बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, ठीक है। और क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका सब ऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि कोई जवाबदेही नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया कि ब्रुसेल्स जो कि कंट्री की कैपिटल है, वहां पे भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डच स्पीकिंग मेजोरिटी में थी पूरी कंट्री में, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बराबर होंगे। इसीलिए आपका ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच लोग थे जो वहां पर मेजोरिटी में थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है आपके ब्रुसेल्स में भी जो गवर्नमेंट होगी उसमें क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन तीनों के अलावा एक और गवर्नमेंट थी जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली आपके एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस इन सब चीजों पे क्या करेगी, इनके रिलेटेड इश्यूज पे वो बात करेगी, इसके रिलेटेड इश्यूज पे उसके पास पावर होगी कानून वगैरह बनाने की, ठीक है। ये है कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट, और इसमें हर कम्युनिटी के लोगों को क्या था, लोगों को चुनने का अधिकार था, फिर वो चाहे कहीं भी पूरे बेल्जियम में रहते हो। तो चौथी क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी आपकी, जो इन मुद्दों पर जो मैंने बताया एजुकेशनल, कल्चरल या रिलीजियस मैटर होगा उस पे इश्यूज पे क्या करेगी, सॉर्ट आउट कराएगी इनको। तो ये 4 स्टेप जो है बेल्जियम मॉडल कहा जाता है इनको, या एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, फ्रेंच और डच स्पीकिंग। सेकंड नंबर पे क्या बोला गया कि आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी जो कि आपकी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट होगी और यहाँ भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और चौथे में देखा एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो कि कल्चरल, एजुकेशन और रिलीजियस मैटर्स को क्या करेगी, सॉर्ट आउट करेगी। ये था एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल। इन्होंने इस तरीके से इसको इतना इफेक्टिव बनाया कि बेल्जियम आज तक जो है एक अच्छी कंट्री के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश को क्या कर रहा है, चला रहा है। इससे यूरोप में और बाकी पूरे वर्ल्ड में लोग काफी ज्यादा इंस्पायर हुए। इसीलिए यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका कहां पर है, उसको कहां बनाया गया, ब्रुसेल्स में बनाया गया बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, अपने डाउट को। तो मैं आपसे कुछ होमवर्क क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो बताइए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका आंसर आप दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि वेलोनिया में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं और वो कितने % है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे श्रीलंका की केस स्टडी के साथ। तो फिर तब तक के लिए राधे राधे।